नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, प्रिएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जिसे इस नाम से जानते हैं, वह अक्सर हम लोग इसका नाम प्रस्तावना के नाम से लेते हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में का जो वर्ज़न है वो इंग्लिश हिंदी, जिसमें इंग्लिश के अंदर इसे प्रिएम्बल और हिंदी में इसे उद्देशिका कहा गया है। एक पर्यायवाची शब्द के रूप में हम इसे प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड प्रिएम्बल और या उद्देशिका है। तो आइए, जिस तरीके से हर एक विषय का अपना एक पर्पस होता है, उसी तरीके से जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें सबसे प्रमुख रूप से सबसे पहले जिसका प्रयोग किया गया है, जिसको स्थान दिया गया है, वह प्रिएम्बल है, वह उद्देशिका है। यह उद्देशिका के विषय में ही हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे जिसके अंतर्गत जैसे हम उद्देशिका के विषय में उसके कुछ रूपरेखा के बारे में जान सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह उद्देशिका क्या होता है। उसके बाद इसमें हम यह जानेंगे कि आखिर यह उद्देशिका का उद्भव कैसे हुआ। थर्ड नंबर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उद्देशिका है, उद्देशिका का रूप क्या है। फोर्थ जानेंगे उद्देशिका के विभिन्न तत्व। इसके बाद उद्देशिका से संबंधित वाद को जानेंगे, केसेस के जानेंगे, और फिर लास्ट में हम इसको निष्कर्ष के रूप में ले सकते हैं। ये हमारा पूरा एक शेप है जो प्रियम्बल के अंदर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हम सबसे पहले उद्देशिका शब्द को जानते हैं कि आखिर इसका कैसे उद्भव हुआ। जब उद्देशिका शब्द के बारे में जानकारी हासिल होती है, तो उसमें जो आपका ये प्रियम्बल शब्द है, यह प्रियम्बल शब्द यह प्रियम्बल शब्द जो है वह लैटिन वर्ड के प्रेम्बुलस से बना है। लैटिन वर्ड जिसका अर्थ होता है इंट्रोडक्शन, यानी विषय प्रवेश। यानी उद्देशिका शब्द जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड प्रेम्बुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है इंट्रोडक्शन, विषय प्रवेश। अब हम इसके उद्देशिका का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग यह देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है। इस सारे विषयों के बारे में चर्चा होगी। उद्देशिका के बारे में कहा जाता है कि उद्देशिका हमारे संविधान का सार है। उद्देशिका संविधान का सार है, आदर्श है, उद्देश्य है,
यह हमारे संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को डिनोट करता है। लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को बतलाने का कार्य करता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो यह जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, वह हमारे संविधान को एक संक्षिप्त फॉर्म देता है। यह हमारे संविधान का एक आदर्श है। यह हमारे संविधान का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, पर्पस है। और एक संविधान के इस उद्देशिका को देख लेने मात्र से हम यह समझते हैं कि हमारा जो संविधान है वह किस तरीके का है, हमारा संविधान क्या चाहता है, वह जनता के बारे में क्या सोचता है, जनता के लिए उन्हें किस तरीके की संविधान है। ये सारी चर्चा आपको उद्देशिका के बारे में निरूपित करती है। इसमें उद्देशिका को जब बनाया गया तो दुनिया की जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई है, जिसमें हम सभी जानते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति है, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, दूसरी जो अमेरिकी क्रांति है और तीसरी जो रूसी क्रांति है। 3 क्रांतियों का प्रभाव हमारे उद्देशिका पर पड़ा है। किस तरीके से, जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पे जोर देता है, हमारे उद्देशिका पर भी, हमारे प्रियम्बल पर भी उस स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बातें झलकती है। जब बात करते हैं अमेरिकी क्रांति की, तो अमेरिकी क्रांति जोर देता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, व्यक्तिगत न्याय पे, और और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरी तरीके से इसको निरूपित करता है। हमारा उद्देशिका उस लक्ष्य को अपने में समाहित करता है। और तीसरी जो रूसी क्रांति है, वह विशेषतः जो स्पेशली डिनोट करता है आर्थिक समानता की, किस तरीके से लोगों के बीच में आर्थिक समानता बना रहे, और हमारा उद्देशिका भी निरूपित कर रहा है इक्वल होने का, चाहे वह किसी भी तरीके के इक्वल की बात हो। तो ये तीनों क्रांतियों का प्रभाव हमारे इस प्रियम्बल पर है, और प्रियम्बल में होने से हमारा पूरा संविधान क्लियर कट है कि हर एक तरीके की बातें, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सारी चीज़ इसके अंदर समाहित होगी। अब जिस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, अब डिस्कस करने की आवश्यकता जो है वह अब सवाल उठता है कि हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल। आखिर ये जो शेप है, हमारे संविधान के अंदर जो शेप है, वह शेप किस तरीके से हमारे प्रियम्बल के अंदर आया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी जो है, वह जानकारी आपको दिखेगा जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था, और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम सभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं।
ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। आगे चल कर के 22 जनवरी 1947, यह डेट भी याद करने लायक है कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। तो संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया इस उद्देश्य प्रस्ताव को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान में जिस नाम से जाना गया, वह है आपका उद्देशिका, वह है आपका प्रियम्बल। इस डेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उद्देशिका के अंदर ये ध्यान रखनी आवश्यक है। एक बार इसे आप दोहराएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव पे संविधान सभा में चर्चा हुई, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ऐड कीजिए। उससे आइए हम उद्देशिका को आगे देखते हैं, और हमारा उद्देशिका किस तरीके का है, हम पूरे उद्देशिका को एक बार देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देशिका जो वर्तमान समय में है, उस उद्देशिका में मूल संविधान के अंतर्गत आने वाले उद्देशिका में एक बार बदलाव किया गया। संविधान में संशोधन करके कुछ शब्द जोड़े गए, और उस शब्द को भी हमें यहीं पर जान लेना ज़रूरी है, तभी हम उस पूरे उद्देशिका को सही ढंग से जान पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारे संविधान का 42वां 42वां संवैधानिक संशोधन है, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, और 3 नए शब्द जो जोड़े गए, वह 3 नए शब्द हमारे इस प्रकार है। एक शब्द जो जोड़ा गया वह है समाजवादी। सेकेंड शब्द जो आपका है वह पंथ निरपेक्षता, और थर्ड शब्द जो है वह थर्ड शब्द आपका है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, और ये 3 शब्द जुड़े हैं 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे उद्देशिका के अंदर। अगर यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर वह कौन सा संविधान संशोधन है, वह संविधान संशोधन है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, और उसके द्वारा ये 3 शब्द हो गए। दूसरा सवाल यदि आपसे यह एराइज किया जाता है, क्या इस संशोधन के पश्चात कभी हमारे प्रियम्बल के अंदर कोई संशोधन हुआ है, उसका जवाब होगा नहीं। मात्र एक बार संविधान के प्रियम्बल में संशोधन किया गया, और वह 42वां संविधान संशोधन 1976 है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब जो बारी आती है वह बारी आती है
कि हमारा अब प्रियम्बल का जो शेप क्या है, उसमें कौन से शब्द रखे गए हैं, कौन से विचार रखे गए हैं, वह विचार आप देख सकते हैं, वह विचार आपको यहाँ पर दिखेगा। आपको मैं नेट से वो करके दिखाता हूँ। यह आपका भारतीय संविधान का उद्देशिका है, आप इसे देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पे यह लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए यह जानना जरूरी है, लेकिन साथ ही आप सबों के लिए भी यह उद्देशिका महत्व रखता है। इस उद्देशिका को हम सभी को जानना चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज़ जो स्टूडेंट बार-बार उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको याद नहीं कर पाते हैं, एक शब्द है लिखा हुआ 26 जनवरी 1949 ईस्वी, और जो हमारा कैलेंडर है, हिंदी का कैलेंडर, जहाँ यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको जब ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी अब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस उद्देशिका को हम सभी ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो हमारा उद्देशिका है, यानी कि जो हमारा ये प्रियम्बल है, उस उद्देशिका का के अंदर कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों को हम लोगों ने देखा था। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। तो इस उद्देशिका के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और इन सारे एलिमेंट्स को, तत्वों को हम लोग 4 भागों में बाँट करके देखते हैं। पहला जो भाग है वह कहलाता है स्रोत, सोर्सेस। सेकंड भाग जो कहलाता है वह इसका जो है वह भाग कहलाता है नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति, यानी कि हमारे उद्देशिका की प्रकृति क्या है। थर्ड भाग जो कहलाता है वह इसका होता है ऑब्जेक्टिव। और चौथा भाग है जो भाग कहलाता है संविधान को अंगीकार करने वाला भाग। यानी हमारे उद्देशिका का अपना स्रोत है, उस क्या स्रोत है उस उद्देशिका के अंदर वह झलकेगा। हम फिर चर्चा करेंगे जो हमारे उद्देशिका का नेचर है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नेचर है वो झलकेगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स है और कब इसे एक्सेप्ट किया गया, इन सारी चीज़ों की इसके अंदर आपको चर्चा करनी है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देशिका का जो पूरी तरीके से सोर्स है, यानी कि उद्देशिका के स्रोत की चर्चा हो।
उद्देशिका के अंदर जो आपको झलक रहा है वह पहले स्रोत है, और स्रोत के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह आप देखेंगे हमारे प्रियम्बल का पहला ही शब्द है, हम भारत के लोग। बड़े ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। हम भारत के लोग, जहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का यूज किया गया है, इसे हमें देखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये चीजें हैं कि हमारा जो संविधान बना है वह संविधान किसने, जो संविधान बनाया किसने बनाया? तो संविधान बनाने जो बनाया वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। सिंपल सी बात है, संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया। लेकिन आखिर संविधान सभा में जो सदस्य थे उन सदस्यों को किसने चुना? उस सदस्य को चुना जनता के माध्यम से चुने गए, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम हो चुना गया, वह जनता के द्वारा ही। तो जनता के द्वारा जो जो भी प्रतिनिधि थे वे संविधान सभा के सदस्य हुए, और संविधान सभा ने चुना। इस कारण से हम मानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया, यानी कि बिहाफ ऑफ द पीपुल के कॉन्टेक्स्ट में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान बनाया गया। और जब भी बातें होती है हम, यानी कि पूरे भारत के लोगों की बातें होती है, पूरे भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है, यानी हमारा जो संविधान है उसका ये जो सोर्स है, स्रोत है, भारत के लोग हैं। तो ये क्लियर होता है उद्देशिका से। अब जो चर्चा होती है, दूसरी चीज जो चर्चा है उसके नेचर की, यानी उद्देशिका का नेचर क्या है। उद्देशिका का जो प्रकृति से झलकेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का दिखता है, किस तरीके का उसका नेचर है। हम अपने उद्देशिका के अंदर पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को यानी कि प्रकृति से झलकता है कि देश कैसा होगा, जो हमारा देश है या जो हमारा स्टेट है, भारत राज्य है, वह कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, यह नेचर को डिनोट करता है। कैसा होगा? हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व। कैसा बनाना चाहते हैं? एक समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं। हम बनाना चाहते हैं पंथ निरपेक्ष। हम बनाना चाहते हैं लोकतंत्रात्मक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह गणराज्य। इस तरीके का हम अपना भारत बनाना चाहते हैं। बड़ा ही क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फ्रेम है कि हम भारत के लोग यानी कि अपने देश को उद्देशिका के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वह सोवरेंटी नेचर है। हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वह सोशलिस्ट नेचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वह धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलर चेहरा है, डेमोक्रेटिक स्टेट है और रिपब्लिक स्टेट है। ये आपको पूरी तरीके से प्रकृति के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर ये सवाल है कि संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व का आखिर क्या अर्थ होता है? सोवरेंटी, मैं उसे बस छोटे से आसान शब्दों में आपको बताऊं, इसका राजनीति विज्ञान में इसकी बहुत ही अधिक तरीके से इसे व्याख्या किया गया है, लेकिन साधारणतः अभी हम उद्देशिका को पढ़ रहे हैं। वहाँ पर साधारण सी बातें हैं कि कोई भी आंतरिक या बाहरी, इंटरनल या एक्सटर्नल
किसी भी देश या किसी भी सोर्स के द्वारा जब हमारे देश के अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाता है तो उसे हम एक संपूर्ण प्रभुत्व देश कहते हैं। वह देश संपूर्ण प्रभुत्व कहलाता है, वह देश सॉवरेन कहलाता है। यानी कि किसी भी विदेशी के द्वारा या हमारे देश के अंदर जब किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं हो, हम अपने देश की विदेश नीति कैसी तय करेंगे, हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, इन सबों के बारे में जब हमारे देश के लोग सोचते हैं, विचार करते हैं और अपने स्वतंत्र ढंग से चलाते हैं, तब वह देश जो होता है वह संपूर्ण प्रभुत्व होता है। समाजवादी, समाज के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी के बीच में जो समानता का बीज है, सभी के बीच में जो इस देश की संपत्ति है, जो आय आय है, उन सबों में जब समान रूप से वितरित की जाती है, तो वह देश समाजवाद कहलाता है। वह समाजवादी देश कहलाता है। और हमने भी अपने देश का जो चेहरा बनाया है, अपने देश में जो समाजवादी चीज़ों को लाया है, वह समाजवाद देश के रूप में है। थर्ड है पंथ निरपेक्षता। यह पंथ निरपेक्षता जिसे हम लोग सेकुलर बोलते हैं, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पार्ट में नहीं था, फिर भी हमारा देश एक सेकुलर स्टेट के रूप में दर्जा प्राप्त था। फिर भी हमने इसे आगे भविष्य को देखते हुए इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में स्थान दिया गया। सेकुलर मीन्स कि हमारे देश के अंदर जो भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी हो, सभी को अपने धर्म को समान रूप से प्रैक्टिस करने का राइट है, समान रूप से उसको प्रचार करने का राइट है, समान रूप से उसे बिल्कुल जिस तरीके से वो चाहें उस तरीके से वह प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी हमारा देश स्पेशली किसी धर्म पे पूरी तरीके से उसको बढ़ावा नहीं देता है। धर्म और धर्म के लोग अपना धर्म को खुद आगे बढ़ावा देते हैं। यानी किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना जाता, सभी धर्म हमारे देश के लिए समान होते हैं और यह हमारा संविधान पूरी तरीके से शो करता है। लोकतंत्र, हमने एक ऐसा देश बनाया जहाँ पर जनता का शासन हो, जहाँ जनता अपने वोटिंग के माध्यम से सरकार को चुने। और हमारे देश में वोटिंग के माध्यम से सरकार चुनी जाती है, बनाई जाती है और उसका एक निश्चित टर्म होता है। और निश्चित कार्यकाल के बाद यदि सरकारें अच्छे ढंग से काम नहीं करती है तो जनता उसे फिर उस सरकार को हटा भी सकती है, अच्छे काम पर उस सरकार बना सकती है। और उनके द्वारा अगर देश के हित में, जनता के हित में काम नहीं किए जाते हैं तो सरकारें चली भी जाती है। लास्ट जो एक इसके अंदर पॉइंट है वह है गणराज्य। गणराज्य को समझने की आवश्यकता है। यह शब्द जो है एक रिपब्लिक है। हमने जो ब्रिटेन की जो व्यवस्थाएं थी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं तो हमने ली, लेकिन हमने ब्रिटेन की जो एक हेरिडेटरी, यानी कि वहाँ राजा का शासन होता है, राजा का बेटा या बेटी ही राजा होता है, उस चीज़ को हमने नहीं लिया, क्योंकि हम अपने यहाँ एक ऐसा लोकतंत्रात्मक शासन चाहते थे और साथ साथ हम गणराज्य चाहते हैं। गणराज्य का जो अर्थ है वह आप सिंपल सा समझे कि हमारे भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी हमारे जो राज्य का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख, और हमारे यहाँ जो राज्य का प्रमुख है वह राष्ट्रपति हैं। और राज्य का प्रमुख जब जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा निर्वाचित हो, तो उसे हम लोग रिपब्लिक स्टेट के रूप में जानते हैं। यानी कि हमारा जो स्टेट है वह रिपब्लिक है। अब इसे चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्ट हमारे यहाँ जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं, साथ ही विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं विभिन्न राज्यों में, जिसमें आपको दो केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और आपको पुदुचेरी, दो
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। वे सारे एक अलग वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनते हैं और लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की पद्धति अपनाई जाती है। भले ही यह इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष पद्धति हो, लेकिन फिर भी यह लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र के अंदर जनता अपने राज्य के प्रमुख को चुनती है, निर्वाचित करती है। इसीलिए हमारा देश गणराज्य कहलाता है। ये गणराज्य का एक तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब जो बारी आगे आती है, वह बारी है उद्देशिका के उद्देश्य की बारे में। उद्देशिका के उद्देश्य के बारे में चर्चाएं होती है। उद्देशिका के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, यह उद्देश्य हमारे पूरे संविधान को डिनोट करता है। अब वह ऑब्जेक्टिव्स क्या पता चलता है, यह हमें देखने की आवश्यकता है। मैं बार बार यह दोहरा रहा हूँ कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, उसे आप बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको यह समझ आएगा कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके का है। तो अब हम उद्देशिका के उद्देश्यों को देखते हैं। यह उद्देश्य भी हमारे प्रियम्बल के अंदर दिखेगा। जैसे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके 3 एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। न्याय, जिसमें आपको लिखा हुआ है जो आपकी जस्टिस है, न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता है। ये आपकी लिबर्टी है। और थर्ड आपका समानता है, इक्वालिटी है। और एक और चीज को आप ले लीजिए, बंधुता या जो फ्रैटर्निटी है या भाईचारा आप कह सकते हैं उसे। बंधुता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द में है, लेकिन इसे हम बोलचाल की आम भाषा में जो फ्रैटर्निटी है, ठीक है। तो एक एक चीज को, जैसे किस तरीके की न्याय की बातें हैं हमारे यहाँ, 3 तरीके की न्याय की बातें हमारे चर्चा की गई है। आप देखिए किस तरीके की न्याय की बातें की गई है। सामाजिक है, यानी आर्थिक है और राजनैतिक है, यानी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बातें की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यह हमारा पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जब बारी आती है स्वतंत्रता की, तो बातें करते हैं, आप देखिए उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या क्या शब्द है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का राइट है। हम जिस तरीके का विश्वास, धर्म और उपासना करना चाहते हैं, हम उस लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक सबका एक अपना दायरा है, वो दायरा में रहते हुए कि हमारी लिबर्टी से किसी को हानि न पहुंचे, हमारी लिबर्टी से किसी को ठेस न पहुंचे, यह कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें बतलाने का कार्य करता है। तो स्वतंत्रता, जिसका संबंध अपने विचारों को, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने से है। आप भाषण के माध्यम से एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आप अपने राइटिंग के माध्यम से दे सकते हैं, आप अन्य तरीके का सहारा लेकर के जो भी अभिव्यक्त करने के साधन है उसे आप कर सकते हैं। आपको स्पष्ट तौर पे जो रिलीजन है, जिसमें आपकी फेथ है, जो आप पूजा करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, आप करने की पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो ये चीज़ें आपको उद्देशिका के उद्देश्यों को, यानी कि स्वतंत्रता के अंदर बतलाई जाती है। समानता,
ये समानता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के आपको देखने को मिलेगी। 2 बड़े ही बेहतर शब्द है, एक प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समानता। यानी हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हम सभी को ऐसा ही सम्मान चाहिए, हम सभी को ऐसा ही अपॉर्च्युनिटी चाहिए, हर एक चीज़ों में अपॉर्च्युनिटी सेम हो। भारत के लोगों के बीच में जो समानता है, वह समानता भी अवसर की समानता होनी चाहिए। वह समानता बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि वह धरातल पर भी दिखे, चाहे वह किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, रेस के हो या किसी भी टेरिटोरी के अंदर इस इंडिया के किसी भी भाग में रह रहे हों, चाहे वह किसी भी कलर के हों, सबको अवसर की समानता हमारे प्रियम्बल का ही एक पार्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बहुत बार ये आ पाएगा जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे या फिर अन्य पार्ट्स को, इंस्टीट्यूशन को देखेंगे कि किस तरीके से वे सारे नागरिकों के बीच में एक अवसर की समानता को क्रिएट करता है। तो ये सारी जो फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल्स हम लोग को समानता यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के अंदर देखने को मिलती है। बंधुता, भाईचारा, हमने संविधान के अंदर स्थान दिया है भाईचारे को, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे, क्योंकि हमारा देश पूरी तरीके से, यहाँ इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतने क्षेत्र में लोग रहते हैं, इतनी भाषाएं बोलते हैं, कहा जाता है कि हर 6 किलोमीटर के बाद भाषाएं चेंज हो जाती है। इतना जब पूरा कलरफुल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस कलरफुल स्ट्रक्चर के अंदर जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के बीच में जो एक साथ मिलकर रहने की बात है, हमें भाईचारे के साथ मिलकर के रहने की बात है। और यह भाईचारा स्पष्ट करता है हमारे प्रियम्बल के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जितनी अधिक हमें एक दूसरे से घुल मिल करके रहें, जितना अधिक हम लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, तभी हमारा देश विकास होगा और देश के विकास का मतलब है कि हमारा विकास होगा। ये सारी चीज़ें बंधुता के अंदर आती है। और लास्ट एक जो वर्ड हमने इंडिकेट किया था, उद्देशिका के जो लास्ट 3 शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। और वह महत्वपूर्ण शब्द उद्देशिका के 3 शब्द जो संविधान को एक डेट याद रखनी आवश्यक है, 26 नवंबर 1949। और फिर उसके बाद जो उसका मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, एतद द्वारा इस संविधान को 3 चीजें हैं, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित, आत्मार्पित। अब देखिए, हम अपने संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उससे एक्ट लागू भी कर रहे हैं और इसे हम अपनी भारत की जनता को पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं। ये हमारे उद्देशिका का जो की पॉइंट है। और ये तीनों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपको हायरार्की सिस्टम में पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में ये लास्ट जो थर्ड 3 वर्ड है वह कौन-कौन से हैं? अगर ये 3 वर्ड आपको मिलते हैं, तो आप इसी को चूज़ करेंगे और ये आपके पूरी तरीके से उद्देशिका के ये सारे वर्ड्स हैं। तो ये हमारे उद्देशिका के जो आपको बेसिक्स थे, वो हमने आपको बतलाने की कोशिश की, जिसमें उद्देशिका क्या है, जिसमें हमने ये जाना कि उद्देशिका का उद्भव, ये जो शब्द है प्रियम्बल, वह कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उद्देशिका क्या है हमारे संविधान में, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर उद्देशिका का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि 26 नवंबर 1949 को जो उद्देशिका हम लोग के सामने आई, वह उद्देशिका में पूरा स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के अंदर यह दिखाने का प्रयास कि हमारा संविधान किस तरीके का है, हमारा संविधान क्या कहना चाहता है, हमारे संविधान के अंदर जो लक्ष्य हैं, जो आकांक्षाएं हैं,
जो क्रियान्वयन किया गया है, जो बातें कही गई हैं, वो सारी बातें आपको हमारे इस उद्देशिका के अंदर झलकती है और यह उद्देशिका लक्ष्य और आकांक्षाओं को डिनोट करता है। और इसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, वह मैं आप लोग को बता देता हूँ। वह आप देख सकते हैं और देखने के बाद आप फिर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहीं पर इंडिकेट कर रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण सवाल है वह है, क्या संविधान के उद्देशिका को संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? यह इन सवालों के जवाब हम लोग न्यायालयों में जो वाद हुए हैं, जो केसेस हुए हैं, उनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और यह हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।